पॉल हेमन हमेशा से मेरा वाइज मैन रहा है, और आप सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि पॉल हेमन का ओरिजिनल गाय मैं ही था। रियल वाइज मैन पॉल हेमन मेरा ही था। तो सीएम बंग ने ये साफ बता दिया फैंस को कि भाई पॉल हेमन एंड मी आर कनेक्टेड। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये क्लियर कट इंटेंशन है कि पॉल हेमन एंड सीएम पंक इन फ्यूचर आने वाले हैं। तभी मैंने आपको कहा ना कि रोमन रेंज की स्टोरी खत्म हो चुकी है भाई। अब रोमन रेंज का एंड बहुत जरूरी है, बिकॉज सीएम पंक का नाम अकेला ही काफी है भाई। आपको कोई सुपरस्टार नहीं चाहिए उसकी जगह। ही इज द बेस्ट। और ये मत भूलिए भाई, सीएम पंक ही था जो द शील्ड को डब्ल्यू कंपनी में लाया था। सीएम पंक ही जो सेथ रॉलिंस को डब्ल्यू कंपनी में लाया था, रोमन रिंग्स को लाया था और डीन एमरस को लाया था। और पहले शील्ड का जो लीडर था ना भाई, वो सीएम पंक ही था। लेकिन आफ्टर ऑल सीएम पंक उस समय डब्ल्यू चैंपियन था। तो सीएम पंक ने ये कहा था कि मैंने ये जरूरी नहीं समझा कि मैं लीडर बनूं, बट एज अ इन्फोर्सर मैं इस टीम को हैंडल करना चाहता हूँ। और आपने देखा भी होगा 2012 के दशक में सीएम पंक ने पूरी शील्ड को हैंडल किया था। और आप ये बात भूल नहीं सकते कि सीएम पंक एंड पॉल हेमन साथ थे एंड रोमन रेंज उस समय शील्ड में थे। तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है भाई। एंड सीएम पंक इसी बारे में बातचीत करते हैं कि मैं खुश हूँ रोमन रेंज की सक्सेस के लिए, आई एक्नॉलेज हिम। बट उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पॉल हेमन हमेशा से मेरा वाइस मैन था और मैं ही उसका पॉल हेमन गाय हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि स्टोरी बिल्डअप, मतलब यार एज यू कैन सी, मैं आपको बताता हूँ 2018 में स्मैकडाउन के एपिसोड में एवोल्यूशन का रिटर्न हुआ था। वहां पर बटिस्टा, ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर एंड रेंडी ओटन चारों आए थे सेलिब्रेट करने। आई थिंक एनिवर्सरी थी कुछ, 15 साल एवोल्यूशन को हो गए थे एंड इसलिए आए थे वो स्मैकडाउन के शो पे। एंड 1000 एपिसोड था शायद, हाँ 1000 एपिसोड। एंड वहां पर डेव बटिस्टा वर्सेस ट्रिपल एच का मैच रेसलमेनिया 35 के लिए ऑफिशियल था, मतलब रूमर था पिछले एक साल से। लेकिन वहां पर डेव बटिस्टा ने क्या कहा था, Triple H is amazing, absolutely amazing, finest thing I ever seen in Triple H. Absolutely fine. He knows about business. He knows about everything. He runs this business at any cost, and he's amazing, absolutely fine. तो बटिस्टा ने कहा था, एंड बटिस्टा ने आखिरी लाइन क्या बोली थी, ट्रिपल एच ने अपने करियर में हर चीज की, ट्रिपल एच डन एवरीथिंग इन हिज एंटायर करियर बट एक्सपेक्ट बीट मी। उस समय बटिस्टा ने क्या कहा था कि इसने हर चीज की अपने करियर में सिवाय मुझे हराने के। सो वो नींव वहां 6 महीने पहले से रखी जा चुकी थी रेसलमेनिया 35 के लिए, एंड देन रेसलमेनिया 35 में इनका मैच हुआ था। तो सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज की नींव इस हफ्ते स्मैकडाउन में रखी जा चुकी है, लेकिन अब ये मैच नहीं होने वाला भाई। बहुत वक्त पड़ा इस मैच को होने में। आई थिंक करीबन 1-2 साल भी लग सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये अभी जो फ्यूड ओवर होगी ना, रोमन रेंज का फेस टर्न होगा, बिग डॉग वाले कैरेक्टर में रोमन रेंज जाएगा बिल्कुल। एंड उसके बाद रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ होगा, क्लियर कट, एंड पॉल हेमन बीट्रे करेगा रोमन रेंज को। एंड आफ्टर देन सीएम पंक का हील टर्न होगा। जी हाँ, सीएम पंक का फेस है ना सीएम पंक अभी तो, लेकिन सीएम पंक का हील टर्न होगा तगड़े वाला। और देन फिर पॉल हेमन का हमें उसके साथ एज अ ज्वाइंट रिटर्न देखने को मिलेगा एज अ वॉइस मैन। और आई थिंक सीएम पंक अगर हील टर्न हो गया ना भाई, धो देगा वो सबको भाई साहब, धो देगा वो। 2012 का हील टर्न देख लो सीएम पंक का, इज एब्सोल्युटली फाइन। सो ये चीजें थी। सो अब बात करते हैं द बेस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर। देखिए मैंने आपको बताया था कि ब्रॉक लेसनर की बिटिया है और वो ओलंपिक मेडलिस्ट जीत चुकी है भाई, एब्सोल्युटली फाइनेस्ट थिंग। एंड उन्होंने जो भाला फेंकते हैं ना उसमें कम्पीट किया था और आई थिंक इज अमेजिंग। चलो ये तो होगी उनकी बिटिया की बात, लेकिन अब वो ये बात है कि वो डब्ल्यू कंपनी में आएगी नहीं। देखिए ब्रॉक की तरफ से तो अभी ऐसा कोई रिपोर्ट सामने नहीं है कि उनकी बिटिया जो है वो डब्ल्यू कंपनी में आएगी। बट इन माई ओपिनियन आई थिंक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर की जो डॉटर है वो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यू कंपनी में आएगी। बिकॉज ब्रॉक ने खुद कहा था रेसलमेनिया के इंटरव्यू में कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो बच्चे हैं वो रेसलिंग करें और वो लोकर रूम में काटे जो पिछले मैंने कुछ साल काटे थे इसने, तो मैं नहीं चाहता वो स्ट्रगल करें। वो ही करेंगे वो जो करना चाहेंगे, बट रेसलिंग तो वो नहीं करना चाहते। तो ये तो ब्रॉक ने कहा था। बट यार रेसलिंग बिजनेस है, उसमें तो आप समझ सकते हैं कि नेवर से नेवर वाली बात होती है, कुछ भी हो सकता है यार, एब्सोल्युटली। अब दोस्तों बात करें द बेस्ट इनकारनेट का रिटर्न, भाई साहब यही सबसे बड़ी चीज है। आई थिंक ब्रॉक का इंतजार मेरे से बढ़िया कौन करेगा यार, एब्सोल्युटली फाइन। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैं आपको परफेक्ट न्यूज बताने वाला हूँ कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न रॉयल रंबल के आसपास होगा।
बिकॉज मुझे लगता है कि रॉयल रंबल में भी आप समझ लीजिए अगर नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी के अंदर ब्रॉक लेसनर का कोई अपोनेंट सामने आया तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल मैच में तो मुझे लगता नहीं उसके आने के तुक है। लेकिन भाई हो सकता है आ भी जाए, बिकॉज रेसलमेनिया में फूड सेट करने तो शायद ब्रॉक लेसनर वैसे गुंथर इस बार हो सकता है, लेकिन उसके लिए गुंथर का टाइटल हारना बहुत जरूरी है, बिकॉज ब्रॉक लेसनर इज द बिगेस्ट नेम। वो यूएस चैंपियनशिप के लिए नहीं लड़ा, वो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की थोड़ा लड़ेगा भाई। बॉबी लेस्ली वैसे ब्रॉक लेसनर जब मैच हुआ था बॉबी लेस्ली ने यूएस चैंपियनशिप हार दी थी, एंड देन फिर ब्रॉक के साथ मैच सेट हुआ था। सो ब्रॉक इज द बिगेस्ट नेम, इसलिए अगर ब्रॉक वर्सेस गुंथर अब पॉसिबली चांसेस है, अब पॉसिबली चांसेस है ये मैच हो सकता है एब्सोल्युटली फाइन। और मैं चाहता हूँ कि ब्रॉक लेसनर चटनी की तरह मसल दे गुंथर को भाई, जो कि वो कर सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं, इजी बात है उसके लिए। एंड ब्रॉक लेसनर का रिटर्न सब वेट कर रहे हैं, कोई न्यूज सामने तो नहीं आई, बट इन माय ओपिनियन माय प्रेडिक्शन ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको रॉयल रंबल के आसपास देखने को मिलेगा। और हाँ, रॉयल रंबल में आपको द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर क्लियर कट देखने को मिलने वाले हैं। अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट जिस तरह से रॉयल रंबल पास आएगा, रिपोर्ट सामने हो रहेंगी, और शायद उस हफ्ते ब्रॉक का रिटर्न हो जाए भाई। अनएक्सपेक्टेड अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ भी हो सकता है भाई। एक फोन कॉल जानी है ट्रिपल एच की ब्रॉक लेसनर के बाद, हे ब्रॉक आई वांट यू, एंड ब्रॉक लेसनर कहेगा सक माय एस तो समझ सकते हो आप, इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि ब्रॉक का रिटर्न रॉयल रंबल के आसपास होने वाला है। एंड देन आप रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर को एब्सेंट नहीं सकते, बिकॉज क्राउन जूल में ब्रॉक इसलिए नहीं आया बिकॉज वहाँ पर ट्रिपल एच ने कहा था कि हमारे पास स्टार पावर है क्राउन जूल के लिए, और बिकॉज रॉयल रंबल में भी मुझे लगता नहीं कि ब्रॉक लेसनर के ना आने के चांसेस है। ब्रॉक लेसनर कंफर्म रॉयल रंबल 2024 में आने वाले हैं। और भाई ब्रॉक लेसनर सीएम पंक जब फेस हुए होंगे ना यार, एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज मैं हमेशा से चाह रहा था कि सीएम पंक एंड पॉल हेमन आपस में कनेक्टेड हो, जो कि उम्मीदें हैं काफी होने की, बिकॉज सीएम पंक ने तो पॉल हेमन का नाम ले दिया। एंड मैं चाहता हूँ कि सीएम पंक एंड ब्रॉक लेसनर ये भी भाई एक बार फेस टू फेस हो जाए, या दोनों के मुंह से एक दूसरे का नाम सामने आ जाए यार। ऐसा लग रहा है कि ओल्ड डेज वापस आ चुके डब्ल्यू कंपनी में, बिकॉज 2012-13 की यादें ताजा होगी यार एब्सोल्युटली। सीएम पंक को देखता हूँ ना यार, और सीएम पंक का जो मैंने पॉल हेमन का नाम मतलब नाम सुना, मैं ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यू कंपनी में 2013 में लौट गया मैं, बिकॉज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज वहाँ पर सीएम पंक एंड पॉल हेमन की मतलब फ्यूड चलती थी उस समय तो, बिकॉज पॉल हेमन ने बीट्रे कर दिया था सीएम पंक को, एंड बट चलो वो तो पुरानी बातें हैं, लेकिन फ्यूचर अच्छा होने वाला भाई, बिकॉज अब तो पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर को बिट्रे कर दिया, समझ सकते हो आप। देन फिर रोमन इसकी क्या उसके लिए, रोमन इसको पता होना चाहिए यार। पॉल हेमन पता क्या है, पॉल हेमन करियर्स बनाता है। पॉल हेमन ने अपने करियर, और मैंने आपको कहा था, चलो पॉल हेमन की बातें करते हैं, मैंने आपको कहा था कि पॉल हेमन हॉल ऑफ फेम में जाने वाला नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के आसपास। जी हाँ बिल्कुल, पॉल हेमन का वक्त आ चुका है जब आप पॉल हेमन को इंडक्ट कर दो हॉल ऑफ फेम में, बिकॉज आपने पॉल बेरर जो कि अंडरटेकर के साथ थे हमेशा से, उनको आपने इंडक्ट किया था, बट उस समय वो नहीं थे, लेकिन उनके जिंदा होते अगर हो गया होता तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग होती, बिकॉज पॉल बेरर भी आई थिंक अंडरटेकर ने ट्रिब्यूट दिया था उनको, और वो क्या ट्रिब्यूट था यार। बट पॉल हेमन लिविंग लेजेंड है, आप उनको ट्रिब्यूट कर दो, हॉल ऑफ फेम इंडक्ट कर दो, बिकॉज अब वक्त नहीं है भाई, अब आप उनको कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा गलत बात नहीं कहूंगा, बट पॉल हेमन का वक्त मतलब कि अब इंडक्शन में आने का हो चुका, बट आप रेमिस्ट्रो को इंडक्ट कर सकते हो हॉल ऑफ फेम में, तो पॉल हेमन को क्यों नहीं यार, ही इज अमेजिंग। पॉल हेमन ने दी अंडरटेकर को लॉन्च किया, जी हाँ, दी अंडरटेकर को डब्ल्यू कंपनी में लाने वाला पॉल हेमन ही था। उसके बाद पॉल हेमन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को डब्ल्यू कंपनी में लाया, जी हाँ, पॉल हेमन मैनेजर बता रहा हूँ सारे, पॉल हेमन ने अंडरटेकर को मैनेज किया है, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को डब्ल्यू कंपनी में लाया, उसको मैनेज किया। उसके बाद ब्रॉक लेसनर जो कि आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट नेम है ब्रॉक पॉल हेमन के करियर का, और आई थिंक समझ सकते हो क्या। उसके बाद पॉल हेमन बिग शो को लाया, उसके बाद पॉल हेमन कर्ट एंगल को लाया, उसके बाद पॉल हेमन भाई साहब को जॉन सिना को आई थिंक पॉल हेमन ही लाया था, हाँ बिल्कुल, ओवीडब्ल्यू से फोन आया था पॉल हेमन का। एंड उसके बाद सीएम पंक बिल्कुल है, रिंग ऑफ ऑनर से डब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक को पॉल हेमन ही लाया था। एंड उसके बाद समझ सकते हो कि आप कितने करियर बनाए पॉल हेमन ने। उसके बाद अब फाइनली रोमन रेंग्स, सो समझ सकते हो कि पॉल हेमन हमेशा से इतने करियर्स बना चुका है, और इसके बाद क्लियर कट है कि सीएम पंक होने वाला है वापसी से। तो ये चीज़ें हैं जो कि डब्ल्यू कंपनी में महत्व रखती हैं पॉल हेमन के जरिए से, बिकॉज पॉल हेमन एक छोटा नाम नहीं, द बिगेस्ट नेम, आप उनको एंटरटेनर कहते हैं, तो बड़ा आई थिंक राइट नाउ पॉल हेमन का हॉल ऑफ फेम 2024 में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी फैंस मेरी बात से एग्री करेंगे, आप सब अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, शुक्रिया आप सबका। सो यही रीज़न है पॉल हेमन को 2024 में इंडक्शन करने का हॉल ऑफ फेम में, आई थिंक इज द बेस्ट। एक रूमर और था कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया 40 में कम्पीट करेंगे, देखिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि ब्रॉक लेसनर के लिए कोई अपोनेंट नहीं है
जी हाँ, ब्रॉक लेसनर के लिए कोई अपोनेंट अभी फ़िलहाल नहीं है। गुंथर है, बट अभी फ़िलहाल गुंथर का टाइटल हारना ज़रूरी है उसके लिए, उसको हम साइड रखेंगे। लेकिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, भाई साहब ये मैच क्या सुनने में धांसू लगता है ना। ये मैच हो सकता था रेसलमैनिया 38 के अंदर, बट ब्रॉक वहाँ चैंपियन थे, तो स्टोन कोल्ड नहीं मना करते था कि ये मैच में नहीं लड़ना चाहूँगा ब्रॉक के साथ, वो भी बिकॉज आप जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर के साथ यार मैच लड़ना इज अ फिजिकल बीस्ट, वो फिजिकल डोमिनेटर है भाई। ब्रॉक लेसनर के साथ मैच लड़ना आसान नहीं है भाई। वो एक ऐसा बंदा है जो आपको तोड़ के रख देता है। भले ही स्क्रिप्टेड मैचेस होते हैं, बट ब्रॉक लेसनर के साथ मैच लड़ना इज एब्सोल्युटली इज बिगेस्ट चैलेंज। ये बात तो भाई जॉन सीना भी एक्नॉलेज कर चुका है। रोमन रिक्स ने तो कहा था कि मैं हमेशा से चाहता कि ब्रॉक लेसनर के साथ मैच ज़्यादा लंबा ना चले मेरा, बट आई थिंक कई फ्यूड चल रही है ब्रॉक लेसनर और वैसे रोमन रिक्स की, मतलब अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज रोमन रिक्स ने एक्नॉलेज किया था ब्रॉक लेसनर को कि भाई उसके साथ मैच लड़ना तो बहुत मुश्किल है। रोमन इसके पसीने छोड़ गए थे, समझ सकते हो आप। ब्रॉक लेसनर तो फिजिकल बीस्ट। और स्टोन कोल्ड की बात करें, स्टोन कोल्ड तो भाई केविन ओवेंस के साथ रेसलमैनिया 38 में मैच किया था, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन उसके बाद इस साल मैच नहीं हुआ, बट नेक्स्ट ईयर रेसलमैनिया 14 फिलाडेल्फिया में आई थिंक स्टोन कोल्ड का एक मैच और हो सकता है, और ये नन अदर देन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ हो सकता है। एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं चाहता हूँ ये मैच हो जाए तो भाई क्या बात हो जाएगी यार, एब्सोल्युटली मज़ा आ जाएगा भाई। और इसके रिपोर्ट के चांसेस भी हैं, बिकॉज स्टोन कोल्ड एक इंटरव्यू में आया था रिसेंटली, उन्होंने कहा भी था कि मैं रेसलमैनिया 40 में आ सकता हूँ, बिकॉज मैं अपनी फिजिक के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ उस पर, डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि रेसलमैनिया 40 में अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, बट ये कहा कि ब्रॉक लेसनर का नाम कौन लेगा यार, ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कौन करेगा यार, इतनी हिम्मत किसमें है। एंड स्टोन कोल्ड ने कहा भी था कि भाई मैं मैच लड़ना चाहूँगा, बिकॉज लास्ट ईयर में फिट नहीं था रेसलमैनिया 39 के समय एलए में, बट अब जाके मेहनत कर रहा हूँ मैं, जिम पे काम कर रहा हूँ, अपनी फिजिक पर काम कर रहा हूँ, एंड रेसलमैनिया 40 आते आते मैं फिट हो जाऊँगा और मैं वहाँ पर मैच लड़ सकता हूँ। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज रेसलमैनिया का कार्ड अमेजिंग होने वाला है, अमेजिंग। अब दोस्तों बात करें जेड कारगिल के बारे में, देखिए जेड कारगिल के बारे में कोई रिपोर्ट तो नहीं है, बट हाँ ये है कि जेड कारगिल आपको रोयल रंबल में रिटर्न देखने को मिलेगा। जी हाँ, रोयल रंबल में डेब्यू देने को मिलेगा। वुमेंस डिवीजन का जो मैच होता है ना भाई, वहाँ पर आपको जेड कारगिल का फाइनली आपको जो है रिटर्न देखने को मिलेगा। सॉरी डेब्यू, रिटर्न रिटर्न निकलता रहता है मुंह से। फाइनली जेड कारगिल आप डेब्यू करेंगी एट द रोयल रंबल में वुमेन डिवीजन के मैच में। और आई थिंक ट्रिपल एच का भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के सामने आया कि वो जो मैन का रोयल रंबल मैच है उस पर कम ध्यान देने वाला है एक्सेप्ट वुमेन का, बिकॉज सीएम पंक रिटर्न, बिकॉज रिटर्न के मामले में रोयल रंबल जाना जाता था, बट आई डोंट थिंक सो कि रॉयल रंबल में 2024 में मेंस रॉयल रंबल में ज़्यादा रिटर्न होने वाले हैं, बट एज अ वुमेन रॉयल रंबल में रिटर्न हो सकता है, कई रिटर्न हो सकते हैं, ओल्ड फीमेल रेसलर हो सकते हैं, बट जो वन नेम है वो हो सकता है कि जेड कारगिल फाइनली अपना डेब्यू जो है रॉयल रंबल में कर ले, मुझे ऐसा लगता है भाई। फिर आई थिंक रॉयल रंबल में जेड कारगिल का फेस टू होगा बियंका ब्लेयर के अगेंस्ट, और बिकॉज आई थिंक बियंका ब्लेयर वर्सेस ईओ स्काई के बीच रॉयल रंबल में मैच फिक्स होने वाला है, बिकॉज ये रूमर भी था कि बियंका ब्लेयर अगेंस्ट ईओ स्काई रॉयल रंबल में होगा, है ना, उसी इवेंट में, यानी कि समझ सकते हो कि आई थिंक से या रॉयल रंबल से पहले डैमेज कंट्रोल बैकी लिंच, ओ सॉरी बैकी लिंच का नाम लेगा बेली, डैमेज कंट्रोल बेली को पूरी तरह से जो है अपनी टीम से बाहर निकाल देगी, उन पर बिट्रे कर लेगी उनको, और आई थिंक उसके बाद बेली का फेस टर्न होगा और बेली रॉयल रंबल जीतेगी, देन फिर रेसलमेनिया में ईओ स्काई को फेस करेगी। ये चीज़ें होने वाली, बट ईओ स्काई का टाइटल हारना अभी बनता नहीं है, रेसलमेनिया 40 तक तो नहीं हारने वाली। अब दोस्तों कुछ और रिपोर्ट्स हैं एंड उस पर हम थोड़ी टिप्पणियां कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का हॉलीडे टूर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से, और नेक्स्ट वीक जो है रोमन रिंग्स आने वाला है, और 22 दिसंबर या 23 दिसंबर को जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है, यानी कि अगले हफ्ते से अगले हफ्ते वो भी शूट होने वाला है अगले हफ्ते, यानी कि आपको जो 2 हफ्ते बाद जो स्मैकडाउन देखने को मिलने वाला है वो लाइव नहीं होगा, वो टेपिड होगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक जो स्मैकडाउन होने वाला है, यानी कि रोमन रेंस आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलने वाला है, उससे नेक्स्ट वीक भी देखने को मिलेगा, बिकॉज नेक्स्ट वीक की जो 2 एपिसोड है स्मैकडाउन के, दोनों टेप होने वाले हैं। स्पॉइलर आ जाएगा आपको।
बिकॉज उसके बाद डब्ल्यू कंपनी डायरेक्ट जो है लास्ट एपिसोड जो स्मैकडाउन को होने वाला है 29 दिसंबर के आसपास वो लाइव होने वाला है, उसके बाद जो है सब चलेगा मामला। और आई थिंक इज द बेस्ट थिंग। आई थिंक आज का पॉडकास्ट करने में बहुत मज़ा आया यार, बिकॉज आई थिंक संडे है इसलिए टाइम ही टाइम था, और जब आपके साथ जुड़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस दोस्तों आपसे मेरी एक ही जो है रिक्वेस्ट कह लीजिए, विनती कह लीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। देखिए आपका सिर्फ एक बटन दबेगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आगे अपने चैनल को बढ़ाया जाए और अच्छा काम किया जाए। मानता हूँ कभी कभी कुछ वीडियो सही नहीं बन पाती हैं, शायद आपको मतलब चलो, लेकिन फिर सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बस मैं कहना चाहता हूँ यार। बिकॉज आई थिंक मैंने ज़िंदगी में नहीं, मैंने काफ़ी बार यूट्यूब पर काम करना शुरू किया। 2015 में फर्स्ट टाइम मैंने 2015 में शुरू किया था यूट्यूब पर चैनल, तब मैं कामयाब नहीं हुआ। फिर 2000 हर साल मैंने शुरू किया लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ, बिकॉज मेरी भी गलती थी उसमें, मैंने सीरियसली नहीं लिया अपने काम को। मैं उस समय मेरे पास और भी काम होते थे, बट मैंने अब सोचा था फाइनली, अब मैं 7वीं 8वीं बार शायद ये मेरा है, लेकिन अब मैं जो है मेरी टेंशन यूट्यूब पर ही रहेगी। मैं कंटेंट दूंगा आप जैसे व्यूअर्स को जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, और आप सबको मैं डब्ल्यू की न्यूज़ से रूबरू करवाऊंगा और सारी रेगुलर पाऊँगा। पहले रेगुलर नहीं था, मैंने वेट किया, सब्र रखी कि भगवान मुझे कामयाब करेगा आप सबके थ्रू। एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप सब वीडियोस देखा कीजिए, और अगर मैंने वीडियो गलत बनाई है, वीडियोस पर आपको पसंद नहीं आई है, तो अपने कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए कि वीडियो मुझे पसंद नहीं आई है, वीडियो मुझे अच्छी लगी है। मैं दोनों पर काम करूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दोस्तों द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। जय माता दी। आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों।